हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेन में और मेरा नाम है कुश पांडे। आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश पांडे। दोस्तों, आज की तारीख है 23 सितंबर। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। आज की तीन बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है जेपी मॉर्गन चेस। ये एक यूएस का बहुत बड़ा बैंक है। इस बैंक ने अपना उसका एक इंडेक्स है जिसे बहुत रिस्पेक्टफुली दुनिया में लोग मानते हैं। इसका नाम है द इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, जो कि एक डेट इंडेक्स है या बॉन्ड इंडेक्स है, जहां पर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग देशों के, उनको लिस्ट किया जाता है। इंडियन बॉन्ड्स को भी इस पे अब लिस्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि आसानी से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डेट है, वो इन बॉन्ड्स में अब आपका इन्वेस्ट होगा, जिससे करीब $30 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट, $30 बिलियन तक का डेट इंडिया में हो सकता है। इट इज़ अ बिग शॉट इन द आर्म। ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इंडिया की, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंडिया के हैं, उनकी वर्ल्ड वाइड जो रेपुटेशन है उसमें दिन दुनी रात रात दिन दुनी क्या जो भी डायलॉग है उसकी दिन दुनी एक्सपोनेंशियली बेसिकली जो है वो आपका ग्रो करेगा। फिर G4 कंट्रीज़, मैंने आपको बताया था कि अभी एक दिन पहले जो जेम्स क्लेवरली हैं, जो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इनफैक्ट वहाँ के जो विदेश मंत्री के लेवल के आदमी हैं, उन्होंने इंडिया को इंडोर्स किया था। उन्होंने ब्राज़ील, जर्मनी को भी इंडोर्स किया था कि दे शुड बी बॉन्ड मेंबर्स। और अब जो G4 नेशंस हैं, जिसमें इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान आता है, इन्होंने आपस में कहा है कि हम सबको भाई ऐड करो एज अ पर्मनेंट मेंबर। इनफैक्ट जो नॉन पर्मनेंट मेंबर का जो एक कोरम है, जो अभी 10 का है, उसे भी 10 से बढ़ाकर 15 या 20 कर दो। और फिर दोस्तों, एक अच्छी खबर नहीं कहूँगा, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आता है, जो आर्थिक सुरक्षा की बात करता है, जो आर्थिक आज़ादी की बात करता है, लोगों की बात करता है, कितने ज़्यादा वो सिक्योर है फाइनेंशियली। तो उसमें इंडिया की रैंक पिछले साल 86 थी। इस साल उसमें रैंक इंडिया की 87 आपकी हो चुकी है। तो वो आपका तीसरा यहाँ पर हमारा हेडलाइन है। चलिए अब जल्दी शुरू करते हैं, होमवर्क पे चलते हैं। तिरुवनम एक फेस्टिवल है जो कि प्रिवलेंट है कौन से राज्य में? आंसर है केरला। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है 25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंडिया के स्टेट में। आंसर है तमिलनाडु। शिनोन मिरास एक सेंटर शोकेसिंग द हिस्ट्री ऑफ दर्शीना ट्राइब्स किस स्टेट ड्यूटी में है? तो उसका नाम है जम्मू कश्मीर। कौन सा कंट्री है जिसने होल्ड करने वाला है रेफरेंडम जो कि रिकॉग्नाइज करेगा कंट्रीज के इंडिजिनस पीपल को? आंसर है उसका ऑस्ट्रेलिया। 14 अक्टूबर को उसको करने वाला है। क्रॉस लिंक्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है उसका संबंध किस कंट्री के साथ है? तो उसका आंसर है यूएसए के साथ संबंध आपका इनका है। तो उसका आंसर रहेगा आपका इंडिया एंड द यूएस। अब आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया है टू इंटरवीन विद द ऑर्डर ऑफ द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ये प्लीज़ सब लोग पढ़ें, बिकॉज ये बहुत ही पर्टिनेंट इशू है। ये लगातार एक कंसर्न रहता है और सालों साल इस पे करंट अफेयर्स बनते हैं और एग्जाम में सवाल बनते हैं। पहला, जेनेसिस जो डिस्प्यूट का है वो एक 150 साल पुराना है और ये दो अग्रीमेंट्स हुए थे आर्बिट्रेशन के 1892 में, 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर प्रेसिडेंसी के बीच। 2018 में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया था द कावेरी नेशनल एसेट। एलोकेशन वाटर की बात करें तो तमिलनाडु का है 404.25 टीएमसी, कर्नाटका का 284.75 टीएमसी, केरला 30 और पुडुचेरी को यहाँ पर 7 टीएमसी दिया गया है। एक 3 जज का बेंच था, उसने ऐलान किया कि दे आर इंक्लाइन टू एंटरटेन द प्ली ऑफ तमिलनाडु चैलेंजिंग द डिसीजन, लेकिन अब इंटरवीन करने से सुप्रीम कोर्ट ने आपका मना कर दिया है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। आंसर है इसका, ये सारे स्टेटमेंट्स आपके सही हैं और ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक ऑल वुमेन पैनल बनाया 13 वाइस चेयरपर्सन का, जिसमें पहली बार एक ऑल वुमेन पैनल है। करीब 8 महिलाओं का ही करीब बहुत महिलाओं को जो पहली पार्लियामेंटेरियन है उनको ऐड किया गया है। उस लिहाज से इनमें स्टेटमेंट कौन सा सही है? 8 मेंबर पैनल में 4 आपके फीमेल मेंबर्स हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एमपी पीटी उषा, एस फांगोन कोनियाक, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान और बीजू जनता दल की एमपी सुलाता देव है। इंसिडेंटली ऑल द वुमेन नॉमिनेटेड आर फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियंस और इनमें से कोनियाक जो है वो पहली महिला एमपी हैं फ्रॉम नागालैंड, पहली महिला राज्यसभा एमपी हैं फ्रॉम नागालैंड। तीसरी बात करें तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो 128वां अमेंडमेंट के साथ आएगा और राज्यसभा में भी इसको पास किया गया और ये एडवोकेट करता है 33% रिजर्वेशन ऑफ फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट एज वेल एज इन द लोकसभा, विधानसभा, इन सारे में वो एलोकेट करता है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? आंसर है सारे के सारे स्टेटमेंट जहां पर भी आपके दोस्तों जो हैं वो सही है। इंडिया ने जीता है कौन सा एडिशन का बिड और उसके अंडर वो इंटरनेशनल जो कांग्रेस है ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट उसको 2027 में आपका करने वाला है। आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 17th।
इससे पहले इंडिया 92 में ये कॉन्फ्रेंस किया था और अब उतने सालों बाद फिर से इंडिया ये करेगा। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने डिले किया है द बैन ऑन द पेट्रोल एंड न्यू पेट्रोल डीजल कार्स बाय 5 more years? 2030 में बैन लगना था लेकिन अब उसको इंक्रीज करके 2035 कर दिया गया है। तो यहाँ आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ग्रेट ब्रिटेन, दैट इज द राइट आंसर। देखो यूके लिखा हुआ है, दोनों सही है, तो यहाँ दोनों सही, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन इज अ बेटर वर्ड इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। सिम्बेक्स एक इंडिया की सबसे पुरानी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका 30वां एडिशन हो रहा है, होने वाला है। वो इंडिया इनमें से किसके साथ करता आया है? आंसर है उसका सिंगापुर। अब आते हैं आज की पहली खबर पे। इंडिया की जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में रैंक है उसमें गिरावट आई है। इंडिया की रैंकिंग में एक स्थान गिरावट आई है, 86 से इंडिया 2023 में 87 पर आपका दोस्तों जो है वो पहुंच गया है। अब ये जो इंडेक्स है वो 2021 का इंडेक्स है जिसे इस साल पेश किया गया है और इस इंडेक्स में आउट ऑफ 165 कंट्रीज इंडिया की जो रैंक है वो 87 पे है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है और इसे कनाडा का एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है वो इसको रिलीज करता है और इंडिया में भी इसको अभी जो है वो हाल ही में आपका रिलीज किया गया। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 एनुअल रिपोर्ट बाय कनाडा स्पेस इंस्टीट्यूट, इंडिया की रैंक 86 आ चुकी है और इसे रिलीज किया गया इंडिया में अलोंग विथ न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 87 पर आ चुकी है। इस रैंकिंग की बात करें तो सिंगापुर ने अनलाइक पिछली बार सेकेंड पे था, इस बार आपका नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय सेकेंड नंबर पे हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, यूएस, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फिर आखिरी में आपका कनाडा। तो ये टॉप आके रैंकिंग आ गई और इंडिया की रैंक इसमें 87वें रैंक पे है। इंडिया जो है वो चाइना से बेहतर है बिकॉज चाइना की रैंक 111 पे है। वेनेजुएला लास्ट नंबर पे है और इस रैंकिंग में अगर हम बड़ी कंट्रीज की बात करें, जापान 20th पे है, जर्मनी 23rd पे है, फ्रांस 47 पे है और रशिया जो है वो 104 पे है। तो जो जो बड़े देश हैं जो सुपर पावर बनने के कगार पे जा चुके थे, रशिया और चाइना, वो इंडिया से उन्होंने खराब परफॉर्म किया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। फिर दोस्तों एक अति महत्वाकांक्षी और एक बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है दिल्ली में जिसका नाम है नदी उत्सव। ये आपका इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा किया गया। ये इस बार ये जहाँ जहाँ भी नदियाँ हैं वहाँ वहाँ होता है, चाहे गंगा नदी पिछले साल हुआ हो, इस साल यमुना नदी इसका थीम है। तो दिल्ली में इसको जो है इस बार ऑर्गेनाइज किया गया। तो जो चौथा नदी उत्सव है उसे दिल्ली में आपको ऑर्गेनाइज किया गया 22 से लेकर मतलब आज से लेकर 24 तारीख तक ये आपका चलेगा और इसमें सेमिनार होगा, बुक फेयर होगा, पपेट शो होगा, कई सारे इवेंट जो हैं इसमें दोस्तों आपके कराए जाएंगे और दिल्ली में जो है इस इवेंट को इस बार आपका कराया जा रहा है। ओके, फिर दोस्तों हमारी जो केंद्र सरकार है, इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, जो एक रिलीफ मिलती है इन केस ऑफ डेथ टू द डिपेंडेंट्स बाय अप टू 10 टाइम्स, उसको इंक्रीज किया है। तो जो एक रिलीफ है और इन केस ऑफ डेथ टू डिपेंडेंट्स उसमें 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अंडर सेक्शन 124 ऑफ द रेलवे एक्ट, अगर डेथ पहले जो आपका था 50,000 था जो कि डेथ के केस में आपका पेएबल था और अब 50,000 रुपये से अमाउंट को इंक्रीज करके अब जो अमाउंट आपका हो गया है वो 5 लाख रुपये हो गया है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट्स हैं जिस किसी व्यक्ति की डेथ होती है रेलवे हादसे में और उस केस में जो आपके जो एक अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट आपका जो है वो 5 लाख रुपये कर दिया गया है और चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट्स में हो या फिर मैन क्रॉसिंग में हो, अभी जो अमाउंट आपका है वो अमाउंट अब कर दिया गया है 5 लाख रुपए का। पहले यही अमाउंट आपका 50,000 रुपीज़ का कर दिया गया था। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। G4 देशों ने कॉल किया है कि इंडिया और जो बाकी जो 3 देश हैं उनको भी बनाया जाए परमानेंट मेंबर और एक्सपैंड किया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को। तो एक मीटिंग हुई थी ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की और इस मीटिंग में संजय वर्मा जी हैं, उन्होंने इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से गए थे और ये 70th सेशन जो था यूनाइटेड जनरल असेंबली का, उसके ईव पर ये मीटिंग हुई थी जहां पर इन कंट्रीज़ ने कहा है कि हम चारों को और सिक्योरिटी काउंसिल को भी ओवरऑल हमें एक्सपैंड करना चाहिए। इसका रेजोल्यूशन उन्होंने मिलकर जो है वो पास कराया है।
यूएनएससी की बात करें, मैं बता चुका हूँ कल भी आपको, 1945 में आपका बना है। टोटल में इसके 15 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल पीस कीपिंग इसका मेन मकसद है, जिसमें P5 मेंबर्स आपके यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूएस हैं। और इन सबको एक वीटो पावर मिलता है, ताकि अगर कोई रेजोल्यूशन को इनको रोकना है या उसे पास होने से रोकना है, ये उसको रोक सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर वीटो पावर। इसीलिए सारा पूरा इशू चलता है। और अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ, आने वाले सालों में ऐसा हो सकता है कि इंडिया या जापान में से कोई एक इसका मेंबर पहले बन जाएगा, और वो ऐतिहासिक दिन होगा हमारे लिए भी और जापान देश के लिए भी। ओके दोस्तों, सीयू सैट के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक नया मरीन टार्डिग्रेड स्पीशीज खोजा है, और उनका नाम रखा है अब्दुल कलाम जी पे। ये जो आपका एक स्पीशीज है, इसका नाम है बातिलपेस कलामी, जो कि अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया है। नाम पे क्यों रखा गया है? बिकॉज जिस लोकेशन में से पाया गया है, वो जो उनका बर्थ प्लेस है रामेश्वरम, उसके पास जो मंडपम कोस्ट है, उसमें ये आपका जो एक स्पीशीज़ है उसे पाया गया है। 2021 में उन्होंने इसी रिसर्च टीम ने एक मरीन टार्डिग्रेड स्पीशीज ढूंढा था, जो कि सदर्न वेस्ट कोस्ट पे था, और उसका नाम रखा गया था स्टिगार्टस केरालिनेसिस, बिकॉज केरला में वो आपका पाया गया था साउथ वेस्ट कोस्ट पे, तो उसका नाम रखा गया था स्टाइगार्टस केरालिनेसिस। और अब एक पाया गया है रामेश्वरम के पास तमिलनाडु में, उसका नाम रखा गया है बातिलपेस कलामी। अब अगर हम स्पीशीज की बात करें, तो जो टार्डिग्रेड्स होते हैं, बेसिकली इन्हें वाटर बियर्स कहा जाता है। ये 8 लेग्स माइक्रो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में पाए जाते हैं, और अपने रेजिलियंस के लिए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए, इन एक्सट्रीम कंडीशंस में इनकी माहिरता, इनकी वो माहिर होते हैं, और इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मरीन इकोसिस्टम में। और उसी में से एक स्पीशीज़ का नाम अभी अब्दुल कलाम जी के नाम पे अभी हाल ही में रखा गया है। फिर दोस्तों, भारतीय इंडियन एयरफोर्स जो है, उसने आज से 3 दिन पहले एक टेस्ट किया था। उस टेस्ट का नाम था द टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम फ्रॉम कार्गो एयरक्राफ्ट, जहां पर उसने ये चीज़ को इंश्योर किया था कि जब हमें कभी कार्गो को डिलीवर करना है, तो अलग अलग एयरक्राफ्ट से डिलीवर हो सकता है। और इसका नाम रखा गया था टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम, जिसको इंडिया करने में काबिल हो गया है। और करीब उसने ड्रॉप किए थे 20 टन तक के इक्विपमेंट, जिसमें, और ये एक पैराशूट के माध्यम से उन्होंने ड्रॉप किया था, और इसमें सक्सेसफुल इंडिया आपका दोस्तों रहा। इस सिस्टम की बात करें तो इसे डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ने, आगरा में, जो डीआरडीओ का अंग है। और इस पर्टिकुलर टेस्ट को कंप्लीट किया इसी संगठन ने, अलॉन्ग विद द इंडियन एयर फोर्सेज, अलॉन्ग विद एयरबॉर्न डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम है डिफेंस डिवीजन ऑफ JCBL। तो ये एक टेस्ट हुआ है जिसका नाम है टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम कार्गो का, और ये एक पैराशूट के माध्यम से 20 टन तक का कार्गो सक्सेसफुली जो है इंडिया ने उसे नीचे ड्रॉप कर दिया है। और ये काम करने में यहाँ पर हम साबित आपके हो गए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत बेसिक हेडलाइन से यार, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अब आते हैं बैंकिंग फाइनेंस पे। दोस्तों, एक वर्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड। जब जब गवर्नमेंट को पैसे की दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं कहूँगा, जब देर इज़ अ नीड टू रेज कैपिटल, एक तरीका होता है कि वो अपने कंपनीज के शेयर्स को सेल करे। अभी हाल ही में SJVN जो उसकी कंपनी है, उसमें 4.9% का शेयर उसने ऑफर फॉर सेल OFS के माध्यम से उसने जो है वो आपका सेल किया था, है ना, ये पता होगा आपको, ऑफर फॉर सेल। और अब एक खबर आ रही है कि एक और तरीका होता है कि हम मार्केट से पैसे बोरो कर सकते हैं। जब कभी बोरो करना होता है तो RBI सामने आता है, और वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट मार्केट से पैसे बोरो करता है, जिसके एक्सचेंज में वो गवर्नमेंट बॉन्ड को जारी करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड इंडिया के सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिकॉज वो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड दुनिया भर में भी रेपुटेबल हो गए हैं, दुनिया भर में भी इनका रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गया है, इनका डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, बिकॉज JP मॉर्गन चेस का एक इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स है, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ऐड किया जाएगा, जिससे करीब $30 बिलियन जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट होगा। ये जो बॉन्ड में इंक्लूजन होगा वो होगा आपका अगले साल 28 जून को, और करीब 23 इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इसमें जो है आपका ऐड किया गया है। और इनकी जो वैल्यू आपकी रखी गई है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू गाइस इज $330 बिलियन, और करीब इससे $30 बिलियन तक का इंडिया में फॉरेन डेट जो है वो इंडिया में आएगा। वैसे भी अगर हम बात करें तो इंडिया में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, FPI जिसे कहते हैं, उसमें इंक्रीज हुआ है, FDI में इंक्रीज हुआ है।
और अब अगर हमें फॉरेन डेट मिलेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के माध्यम से, तो वो भी एक बेहद सिक्योर ऑप्शन हमारे लिए दोस्तों हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब जब कोई फॉरेन फंड, जब जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी सरकारी चीज़ में निवेश करता है, चाहे वो बॉन्ड हो चाहे वो कंपनी हो, तो ये एक सूचक है इकोनॉमी पर वो बेट कर रहा है, इकोनॉमी को ग्रो करने पर वो बेट कर रहा है, और ये हमेशा किसी देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं नहीं मान सकता और आप भी मानोगे कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, इनके का जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर है। उनमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, उनको उनकी बोरोइंग को कोई उनको बोरो कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये इट इज़ अ बिग शॉट इन द आर्म, मतलब बहुत अच्छा संकेत है कि दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट जो है इस केस में लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2023 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब 28,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो इंडिया के डेट मार्केट में आपके जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। तो जो इंडिया का लोन का मार्केट है, जो गवर्नमेंट डेट का मार्केट है, जो प्राइवेट डेट का मार्केट है, वो सही कंडीशन में है पहले के कंपैरिजन में। ओके, अच्छी खबर तो थोड़ी सी बुरी खबर। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब ऐसा समय है कि जो देश के घर हैं, जो देश के हाउस होल्ड्स हैं, उनकी सेविंग्स पिछले 50 सालों के सबसे लो पे है। वो अपनी सेविंग्स कम कर रहे हैं और डेट पे उनका फोकस ज़्यादा है। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एज पर आरबीआई जो नेट फाइनेंशियल सेविंग है देश के लोगों की वो करीब 50 साल के लो पे है, और इट इज़ 5.1% ऑफ जीडीपी, जो कि आपकी 7.2% थी इन फाइनेंशियल ईयर 22। इसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब जैसे कि आपने कोई घर लिया, आपने कोई कार लिया, क्रेडिट कार्ड का डेट है, उसकी बात करें तो उसमें 3.8% था 2000 फाइनेंशियल 22 में, लेकिन अब वो बढ़कर आपका 5.8% हो गया है। इसको डिफेंस सरकार ने ऐसे किया है कि लोग के पास पैसे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग खर्चे कर रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है दोस्तों कि ये इट इज़ अ गुड थिंग कि लोगों ने कंज्यूमर बनना शुरू किया है। द प्रॉब्लम इज़ कि जब रिसेशन आएगा, जब थिंग्स विल गो ऑरी, तो क्या उनके पास एम्पल सेविंग्स हैं, जो कि यहाँ पर हमें क्लियरली नहीं दिख रही है। तो ये नंबर्स पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएंगे सारे नंबर्स। 5.1% जीडीपी का हमारा सेविंग्स है, जो पहले आपका 7.2% इक्वलेंट था जीडीपी के। हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो हमें रीपे करना है, वो पहले आपका 3.8% था, वो बढ़कर अब आपका 5.8% जो है वो दोस्तों आ गया है। कल के द हिंदू पेपर में भी इसका जिक्र हुआ था। और हाँ, अच्छा, इसमें एक और बात कही गई है कि जो हाउसिंग लोन्स हैं उनमें 10% प्लस डबल डिजिट की ग्रोथ देखी गई है 2021 से, मतलब जब से लॉकडाउन थोड़ा कम होना शुरू हुआ तब से लगातार जो हाउसिंग लोन्स हैं उनमें डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो हमारी देखी गई है। अब आप खुद जज कर लो कैसे आपको समझना है, लेकिन ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ओके, नॉर्वे का एक नेशनल पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम है, उसके लिए टीसीएस को चुना है बैंक आईडी ने और बैंक एक्सेप्ट ने। आइए समझते हैं इस पूरी हेडलाइन को। टीसीएस ने अग्रीमेंट किया है बैंक आईडी और बैंक एक्सेप्ट के साथ, और इसके साथ मिलकर जो नॉर्वे का नेशनल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। टीसीएस जो है वो सेटअप करेगा और मैनेज करेगा एक ऑपरेशंस कमांड सेंटर, जो कि जो सिक्योरिटी है, जो रेजिलियंस है, जो अवेलेबिलिटी है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको और सिक्योर करेगा। मोटा मोटी बात यह है कि जो उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका आईटी साइबर सिक्योरिटी है उनकी पेमेंट सिस्टम की, उसको दुरुस्त करने में टीसीएस का यहाँ पर रोल आएगा। अब सवाल आता है सर ये बैंक एक्सेप्ट और ये बैंक आईडी क्या होते हैं? तो बैंक एक्सेप्ट जो है वो नॉर्वे का नेशनल पेमेंट सिस्टम है, और 80% जो कार्ड पेमेंट्स होते हैं वो इसी कार्ड के इनके कार्ड के जरिए होते हैं। बैंक आईडी वहाँ का आईडी वेरिफिकेशन सिस्टम है, और 90% जो कंट्री पॉपुलेशन है उनके पास यही आईडी है, और इसी आईडी का इस्तेमाल वो अलग अलग पेमेंट्स के लिए करते हैं। तो बैंक आईडी और बैंक एक्सेप्ट जो नॉर्वे के हैं उन्होंने टीसीएस के साथ कोलैबोरेट किया है, और टीसीएस उनको हेल्प करेगा उनका जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसे दुरुस्त करने में। उसके लिए टीसीएस के साथ टाई अप आपका किया गया है। फिर दोस्तों एक समुदाय है कुर्मी समुदाय, इन्होंने रेल रोको मूवमेंट शुरू किया है झारखंड में। क्यों किया है? ताकि इनको दोस्तों एक ट्राइबल स्टेटस मिल सके। जो मेंबर्स हैं कुर्मी समुदाय के, उन्होंने डिमांड किया है कि उन्हें एसटी कैटेगरी में ऐड किया जाए झारखंड में। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बैन किया था मूवमेंट को वेस्ट बंगाल में, जिसके बाद वेस्ट बंगाल में मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन झारखंड में ये मूवमेंट अब आपका तेजी पकड़ रहा है।
कुर्मीज को कम्युनिटी कुर्मीज वर नॉट इंक्लूडेड इन द कम्युनिटीज क्लासिफाइड एस टीज इन 31 सेंसस, और एस टी लिस्ट में उन्हें 1950 में भी ऐड नहीं किया गया था। उनका ये मानना है कि कुर्मी जो एक बेसिकली एक समुदाय है और एक कुरमाली लैंग्वेज आपका बेसिकली बोलते हैं, जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में पाई जाती है। तो झारखंड में एक रेल रोको मूवमेंट जो है उसे कुर्मी समुदाय ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, और इसी वजह से समुदाय भी और झारखंड भी अभी आपका दोस्तों न्यूज़ में है। अब मैंने कल आपको बताया था कि 108 फीट का एक स्टैचू अनवेल किया है ओमकारेश्वर में शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि आदि शंकराचार्य जी के पे है। उसके बाद एक और खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को फार्मर्स के लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो प्रोवाइड करेंगे पंप कनेक्शंस अप टू 3 हॉर्स पावर or more within 200 meters of the electric pole for irrigation purpose। और ये 2 सालों के लिए स्कीम रहेगी। इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक पंप्स जो हैं, परमानेंट पंप जो कनेक्शन जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे 3 हॉर्स पावर के, और जो इलेक्ट्रिक पोल है उससे 200 मीटर के डिस्टेंस पे, ताकि पावर भी प्रॉपर उनको मिल सके। और ये स्कीम 2 साल तक आपका फार्मर्स के लिए चलेगी। इसी सेरेमनी में, ये सेरेमनी आपका हुआ एट द कुशाभाऊ ठाकरे नेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि भोपाल में था, और वहीं पर फार्मर्स के लिए जो पंप कनेक्शंस को आसान करने के लिए ये योजना को एमपी के अंदर आपका स्टार्ट किया गया है। ओके, एक ही चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, एक पंबन ब्रिज बनना है, और ये आपका जो ब्रिज बनना है, ये ब्रिज आपका बन रहा है तमिलनाडु में। ऐसा कहा जा रहा था ये ऑन टाइम है, लेकिन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो नया पंबन ब्रिज है जो कि बिल्ड हो रहा था टू कनेक्ट मंडपम टाउन ऑन द मेनलैंड विद रामेश्वरम ऑन द पंबन आइलैंड, ये अभी रेडी नहीं होगा। और ये 2019 से कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन अभी इसमें दोस्तों जो है डेडलाइन का और रहेगा। यहाँ पर एक ही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भाई ये जो आपका ब्रिज है जिसका नाम है आपका पंबन ब्रिज, ये कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु में। क्या है बेसिकली ये जो पंबन ब्रिज आपका बेसिकली जो है ये एक रेलवे सी ब्रिज है, और ये जो एक टाउन है मंडपम उसको मेनलैंड को कनेक्ट करेगा विथ रामेश्वरम ऑन द पंबन आइलैंड, उसके लिए इसे बनाया जाता है। लेकिन अभी इसमें और समय आपका जो है वो दोस्तों लग सकता है। ठीक है, हाँ। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इस ब्रिज के बनने से जो चार धाम, एक हमारा जो एक चार धाम पिलग्रिमेज साइट्स में से एक जो हमारी साइट है चार धामों में से रामेश्वरम, वहां पहुंचने में और आसानी होगी। रेलवे के माध्यम से भी वहां पर आसानी से हम पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए ब्रिज आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए सवाल बनेगा कि पंबन ब्रिज है क्या, तो मैंने आपको बता दिया है। और न्यूज़ में क्यों, बिकॉज इसकी जो नवंबर डेडलाइन थी कंप्लीट होने की, इसमें अभी और समय आपका जो है वो लग सकता है। अब आते हैं दोस्तों एमओयूज पर। एक एमओयू आपका साइन हुआ है इंडिया ग्लोबल फोरम ने और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ने। इंडिया ग्लोबल फोरम ने और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ने एग्रीमेंट साइन किया है, और एग्रीमेंट किया गया है ताकि एक इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए। अब सवाल बनता है ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है क्यों। बेसिकली इनिशिएटिव है जिससे देश के अंदर, दुनिया के अंदर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा, और ग्लोबल साउथ जिसमें इंडिया आता है, कई देश आते हैं। ग्लोबल साउथ देखिए, ग्लोबल साउथ एक नया टर्म तो नहीं है, लेकिन पिछले सालों में, अभी पिछले महीने काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि G20 समिट में भी कई देशों ने, डेवलप्ड देश वेस्ट के, उन्होंने अपने साउथ में, ग्लोबल साउथ में इंडिया का जिक्र किया, कई देशों का जिक्र किया। तो ग्लोबल साउथ में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक, उसके लिए इमर्जिंग इकोनॉमिक प्रोग्राम को डेवलप किया जाएगा, और इसको इंडिया ग्लोबल फोरम और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट मिलकर जो है वो डेवलप करेंगे। इसीलिए इन्होंने एक एमओयू जो है वो आपका साइन किया है। इसके अलावा दोस्तों आज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस है। ये डे को 2017 में जनरल असेंबली ने आपका अनाउंस किया था, और पहली बार ये डे आपका 2018 मनाया गया था। और इसका थीम इस साल है वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। ये इसका थीम है। बेसिकली इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ, जो कि चल रहा है, जो कि 18 से आपका 24 सितंबर तक चलेगा, जहां पर कल का दिन जो 24 तारीख है, उस दिन हम ऑब्जर्व करेंगे द इंटरनेशनल डे ऑफ द डेफ। तो उस पूरे हफ्ते में जो 23 सितंबर मतलब आज है, आज के दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस को दोस्तों जो है वो ऑब्जर्व करें। इसका थीम भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है।
फिर आते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत के 3 एथलीट्स जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से हैं, उनको हांगझू एशियन गेम्स में खेलने से मना कर दिया है, एंट्री से मना कर दिया है। ये तीनों खिलाड़ी वुशु खिलाड़ी हैं और ये अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, जिसको चाइना जो कहता है कि वो हमारा साउथ तिब्बत है, हम मज़े में करता रहे। लेकिन ये भी एक रीज़न दिया गया, रीज़न ये भी दिया गया कि उनके पास वैलिड आईडी नहीं थी और कहानी ये है कि उनको आईडी डाउनलोड करने का मौका दिया नहीं गया, वो आईडी डाउनलोड कर ही नहीं पाए उस वेबसाइट से। उस वजह से उसके अगेंस्ट में इंडिया ने आपत्ति जताई है और इंडिया के जो खेल मंत्री हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर, वो नहीं जाएंगे हांगझू एशियन गेम्स में एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये मामला अभी नया है, कल ही आया है और इस पर अपडेट और आने बाकी हैं। फिर दोस्तों अंतिम पंघल ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में उन्होंने हराया एमा जोन्स डेनिस मार्ग्रेन को, स्वीडन की, इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच। और इन्होंने 53 केजी वेट क्लास में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ये इवेंट आपका जो है वो हो रहा है बेलग्रेड में और ये रेनिंग 2 टाइम अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और इसके साथ उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी अपना एक सीट जो है इस कैटेगरी में पक्का कर लिया है। अगस्त महीने में 2 खिलाड़ियों को महिला पुरुष उनको दिया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ। एक खिलाड़ी हैं बाबर आजम, उनको मिला है अगस्त के लिए, और दूसरी हैं आपकी आयरलैंड की अर्लीन केली, उनको उनके परफॉर्मेंस के लिए अगस्त महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब उन्हें दिया गया है। आईसीसी हेडक्वार्टर्स आपके दुबई में है और जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो आपका शुरू होने वाला है और उसमें देखते हैं कौन कैसे खेलता है। लेकिन बाबर आजम को मिला है बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ इन मेंस और अर्लीन केली को मिला है विमेंस कैटेगरी में। ओके दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर मैराथन रनर हैं, मशहूर डेकाथलीट हैं और उनका नाम है आपका, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, उनका नाम है वर्ल्ड चैंपियन वो है, उनका नाम है आपका एस्टन ईटन। ठीक है, जो एस्टन ईटन है उन्हें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द दिल्ली हाफ मैराथन। अगले महीने मतलब अक्टूबर में जो आपका दिल्ली हाफ मैराथन होगा उसके लिए 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन डेकाथलीट एस्टन ईटन को उसका बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो उनका नाम पढ़िएगा, इनका नाम है एस्टन ईटन, जो कि 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन भी हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी हैं डेकाथलॉन में, आपके डेकाथलॉन में, और वो दिल्ली हाफ मैराथन के आपके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। फिर दोस्तों भारत में एक तो है आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एक है आपका FTTI जो कि पुणे में है, जिसके अभी हाल ही में आर माधवन बने हैं चेयरपर्सन। उसी के समकक्ष, उसी के कंपैरिजन में एक और संगठन है जो फिल्म इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है, जिसका नाम है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। उसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है सुरेश गोपी। सो मलयालम एक्टर हैं, इनको मलयालम काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। उन्हें चूज़ किया गया है एज द कोलकाता बेस्ड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का चेयरमैन। इसके लिए उनको नॉमिनेट कर दिया गया। इनकी पोस्टिंग लगभग कन्फर्म है पोस्टिंग, और ये SRFTI के नए चेयरमैन के तौर पे आपका काम करेंगे। उड़ीसा में दोस्तों एक चीज़ पहली बार हुई है। उड़ीसा की एक MLA है जिनका नाम है प्रमिला मलिक। ये बनी है उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली महिला स्पीकर। ये जगह खाली थी पिछले साल, इस साल मई में, जब विक्रम केशरी अरूखा ने रिज़ाइन किया था, और अब प्रमिला मलिक जो कि 6 बार की MLA हैं फ्रॉम दी बिंझरपुर असेंबली सीट इन द जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, अब ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला आपकी MLA, पहली महिला स्पीकर के तौर पे काम करेंगी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पहली महिला स्पीकर थी किसी विधानसभा की शन्नु देवी, और वो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थी। और जो पहली महिला स्पीकर थी लोकसभा की, उनका नाम था मीरा कुमार, जो कि 4 जून 2009 से 5 जून 2014 तक हमारी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के तौर पर उन्होंने काम किया था। तो प्रमिला मलिक बेसिकली बनी है द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द उड़ीसा विधानसभा। उड़ीसा की बात करें तो उड़िया साइंटिस्ट हैं स्वाति नायक, उन्हें जीता है नॉर्मन बर्लॉ फील्ड अवार्ड। ये अवार्ड उनको दिया गया है और ये इस समय वर्तमान में साइंटिस्ट हैं एट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इनको ये सम्मान दिया गया है। बेसिकली इन्हें दिया गया है इन द फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन कैटेगरी में। ये अवार्ड दोस्तों दिया जाता है हर साल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर नॉर्मन ई बर्लॉ, जिन्हें दुनिया का जो हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसका फादर कहा जाता है। उनकी याद में इसको जो है वो आपका दोस्तों दिया जाता है। ओके,
नॉर्मन ई बर्ला जो थे वो नोबेल पीस प्राइज़ विनर थे 1970s में, और उन्हें जैसे मैंने पहले कहा ग्रीन रेवोल्यूशन के वो जनक थे, और उनकी याद में ये प्राइज़ जो है उसे कंसीव किया गया। बेसिकली इसे नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में उनके समकक्ष में एम.एस. स्वामीनाथन है, जो जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में दोस्तों जो है वो आपका कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। दोस्तों एक भरतनाट्यम डांसर थी, भरतनाट्यम एक्सपोनेंट थी, जिनका नाम है सरोजा वैद्यनाथन। उनका डेथ हुआ है। इन्हें 2002 में पद्मश्री मिला था, 2013 में पद्म भूषण मिला था, और एक्सट्रीम कंट्रीब्यूशन रहा इनका भरतनाट्यम और कर्नाटिक म्यूजिक में। और इन्होंने करीब 10 फुल लेंथ बैले करवाए थे, करीब 2000 कोरियोग्राफी की थी, और इनका दोस्तों 86 ईयर्स की एज में जो है वो डेथ हो गया। कभी कभी मेरा मन भी करता है कि भाई जब मैं मरूं तो मेरा भी पेपर में ऐसे नाम आए, ऐसा कुछ करके जाऊं। तो सरोजा वैद्यनाथन जो है उन्हें उनकी डेथ हुई है, और ये एक्लेम्ड भरतनाट्यम एक्सपोनेंट थी, और इनका 86 ईयर्स की एज में दोस्तों जो है वो डेथ हो गया है। फिर दोस्तों स्कीम्स की बात करें तो असम गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असम अभियान। ये अभियान जो है, इस स्कीम का मेन मकसद है यंग इंडिविजुअल्स को, जो नए नौजवान रंगरूट हैं, उनको आत्मनिर्भर करना और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देना उनको, और इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता ये योजना जो है वो आपका प्रोवाइड करेगी। इस योजना के अंडर जो है वो प्रोवाइड करेंगे 2 लाख रुपए ईच टू 2 लाख यूथ इन असम, और उनमें आत्मनिर्भरता और सेल्फ इंडिपेंडेंस की जो बात है उस पर फोकस किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असम अभियान जो है उसे असम में आपका स्टार्ट किया गया है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में ये योजना आपकी न्यूज़ में है। ये फेडरेशन, दैट इज़ द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेनिंग करती है मेडिकल डॉक्टर्स की, खास तौर मेडिकल डिवाइसेस की, उसके लिए ये है। और इसको शुरुआत किया गया 1972 में, और इसे फाउंड किया था फेरनी वोल्टायर ने फ्रांस में। और अभी न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज अभी हाल ही में इंडिया को इसका एक स्टेटस मिला है, सर्टिफिकेशन मिला है, जिससे इंडिया से अगर कोई बाहर यूएस में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, जहाँ जहाँ पर भी ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वहाँ पर जाके अब तैयारी पढ़ाई कर सकता है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और अपना जो प्रैक्टिस है इस सर्टिफिकेशन के बाद, जो कि मिला है आपका जो कि मिला है नेशनल मेडिकल कमीशन को। उसके बाद अब इंडिया कोई भी डॉक्टर बाहर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन या बाहर जाके प्रैक्टिस भी कहीं की इन देशों में आराम से अब आपका कर सकता है। इसीलिए ये सर्टिफिकेशन और ये संगठन आपका अभी न्यूज़ में थे। फिर दोस्तों एक सोलर पैनल ब्रेक थ्रू मिला है, जिसमें एक मिरेकल मटेरियल प्रोडक्शन की बात की गई है। तो एक नया तरह का सोलर पैनल बना सकते हैं, और इसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं उन सोलर पैनल्स में। मतलब उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो कि इलेक्ट्रिक बेस होगा। इसके लिए दोस्तों एक सब्सटेंस, एक मटेरियल मिला, उसका नाम है पेरोव्स्काइट। ये एक ऐसा मटेरियल है जो सस्ता है, हल्का है, और कन्वेंशनल जो है सिलिकॉन बेस्ड सेल्स के कंपैरिजन में, और बहुत एफिशिएंट है। तो परवॉक्साइड करके एक मटेरियल है जो कि इसका इस्तेमाल एक सोलर पैनल में यूज़ किया जाएगा, ताकि सोलर पैनल आपका और एफिशिएंट हो जाए और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। बेसिकली जो परवॉक्साइड है, ये एक मटेरियल्स हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, और जिसमें सुपर कंडक्टिविटी होती है, जिसमें मैग्नेटो रेजिस्टेंस होता है। और इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था इन द यूरल माउंटेन्स ऑफ रशिया बाय गुस्ताव रोस 1839 में, और इसका नाम रखा गया आफ्टर रशियन मिनरोलॉजिस्ट लेव पेरोस्की के नाम पे। बेसिकली इसका इस्तेमाल होगा सोलर सेल्स में, जो करेंटली मोस्ट प्रोमिनेंट पेरोव्स्काइड एप्लीकेशन है, और उसमें इसका इस्तेमाल और आराम से हम कर सकते हैं। तो सवाल एक ही बनेगा आपसे कि उस मिरेकल मटेरियल का नाम क्या है जिसका इस्तेमाल सोलर पैनल्स में या सोलर सेल्स में होगा, और उससे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, काफ़ी चीप हो जाएगा। उसका नाम है आपका पेरोक्साइड, जो कि नाम दिया गया है फ्रॉम लेव पेरोस्की, जो कि रशियन मिनरोलॉजिस्ट थे, और पहली बार इसको खोजा गया था 1839 में यूरल माउंटेन्स में इन रशिया। इस वजह से जो पेरोस्की है वो आपका अभी न्यूज़ में बना हुआ है। अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के होमवर्क पे। कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है मोबाइल वन प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? किस स्टेट ने लॉन्च किया है गृह आधार एंड छवत ए बाजार इनिशिएटिव? रीसेंट रिसर्च एक्सपोजर की बात करें तो कौन सा एलिमेंट को लिंक किया गया है 5.5 मिलियन कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेथ से ग्लोबल 2019? कौन सा भारतीय स्टेट है जिसने लॉन्च किया है एक फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम स्कूल फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर तमिलनाडु? और किस इंस्टीट्यूशन ने अनाउंस किए हैं स्पेशल अवार्ड्स टू आर्टिस्ट अबव द एज ऑफ 75?
जिनको अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला था उन आर्टिस्ट को, अब उनको सम्मान, जिनकी उम्र 75 के ऊपर है उनको वो सम्मान दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। ये है दोस्तों हमारा स्कैन कर लीजिए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ के साथ अलग अलग अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का नाम ये रहा और ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है जहाँ पर आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। मुलाकात करते हैं अब आपसे हम कल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाकी संडे को सुबह 6 बजे मिलेगा आपको वीकली स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू। ज़रूर देखिएगा, जो लोग सीरियस है तैयारी को लेकर उनके लिए सेशन हम लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे हम कल। बाय बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।